हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम वर्ड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। और इसके पहले आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो आप लोग कि आप लोगों को ये इस वीडियो का कितना ज्यादा वेट था, क्योंकि ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वर्ड्सवर्थ का जो है सेकेंड पार्ट है। अभी बहुत सारी चीजें हमें वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़नी है, तो वन बाय वन हम सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। और ये सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चलिए पहली लाइन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि टिंटन अबे हो या कोई भी उनका पोयम हो, वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, सबसे पहले वो अपनी अपनी पोयम पहले वो लिखते थे और बाद में उसका टाइटल वो डिसाइड करते थे। तो हुआ यूं कि अगर उन्होंने कोई भी पोयम लिखा और उसका टाइटल उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया और उसी टाइटल से वो उनका पोयम जो है पब्लिश हो गया, तो बाद में वो उसका दूसरा टाइटल बना देते थे। यानी कि एक पोयम की दो टाइटल्स हैं उनकी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि उसका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसलिए पहले अगर उन्होंने कोई टाइटल डिसाइड किया हुआ था पोयम लिखने के टाइम में, तो बाद में उसकी पब्लिकेशन के टाइम में उन्होंने उसका टाइटल बदल दिया है। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इस पोयम का दूसरा टाइटल क्या है या इसका पहला टाइटल क्या है, ये कब पब्लिश हुई और ये किसका पार्ट है। यानी कि उन्होंने जो अपना पब्लिश किया था, सबसे पहला जो उन्होंने अपना पोयम पब्लिश किया था, दैट इज लिरिकल बैलेड, जो कि कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के पब्लिश किया था 1798 में। तो कुछ जो आपके पोएम्स हैं वो उसी के क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे कि ये पोएम जो है किसका पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे टिंटन अबे से। तो टिंटन अबे की जो सेकंड टाइटल है दैट इज ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर, और जो पब्लिश हुई थी आपकी 13 जुलाई 1798 में। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टी.एस. हैजलिट called Wordsworth spoiled child of disappointment and said that his strength in his weakness। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अंडरलाइन करिएगा कि टी.एस. हैजलिट ने क्या चीजें जो है मेंशन की हुई थी, क्या उनका कमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के। एंड दैट व्हाइल हिज पोएट्री वाज लिमिटेड ही वाज स्टिल द मोस्ट ओरिजिनल पोएट। ये टी.एस. हैजलिट का जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कमेंट था, इसको अंडरलाइन करिएगा और ये आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये चीज समझ लीजिए कि जो आपके राइटर्स हैं जिनको लेकर के आपको पढ़ना है, उन राइटर्स को लेकर के कुछ जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन हुए हैं, वो लाइंस आपको जरूर पढ़नी है कि कौन सा पोएट उनको किस लाइन से क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में क्या टिप्पणी दी, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हर एक पोएट से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जरूर आपको पढ़ना है इसे। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, the famous sonnet of Wordsworth written published in 1807। तो the world is too much with us, इन्होंने इस पोएम में अपने आप को इन्होंने इस पोएम में बताया है कि हमारी जो पूरी थिंकिंग है वो पूरी मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जो है चली जा रही है। अब हमने नेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो इन्होंने इस पोएम में नेचर के बारे में, नेचर को इग्नोर करने के बारे में बताया हुआ है। इस पोएम को मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछ सकता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये जो पोएम है आपकी 1807 में जो है पब्लिश हुई। टू द कुकू एक इनकी फेमस पोएम है, दैट हैज 32 लाइन्स। ये जो है आपकी 32 इसमें लाइन्स है। अल्टरनेटिव टाइटल फ्रॉम पोम रुथ इनका एक बहुत ही अच्छा पोएम है, इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। तो रुथ इन्होंने जो पोएट्री लिखी, इस पोएट्री का जो सेकंड इनका टाइटल था दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। क्या था? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसको जरूर आप लोग मार्क करिएगा। मैं रुथ के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो रुथ क्या है ना, एक ऐसी लड़की का नाम है जो कि जिसके माँ बाप जिसकी माँ की डेथ के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब वो क्या करती हैं, अब उनको वो पहले तो भटकती रहती हैं, बाद में उनको एक प्यार हो जाता है एक अमेरिकन बॉय से, और बाद में वो भी उनको छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे में वो अपने आप को वो पूरी पागल हो जाती हैं। बाद में उनको नेचर अडॉप्ट कर लेती है और नेचर के जो है लैब में वो अपने आप को डेवलप करती हैं, अपने आप को ग्रो करती हैं। तो ये जो पोएट्री है वो एक रुथ नाम की लड़की पर पूरी बेस्ड है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी इसे।
ठीक है, इसको जरूर मैं हर एक पोएट्री आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, हर एक पोएट्री में जो इंपॉर्टेंट लाइंस है मैं वो भी आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। द थॉर्न is a poem of Wordsworth, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट हैज पब्लिश्ड इन 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। ये जो पोएम है आपकी थॉर्न, ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी 1398 में, जिसमें with 253 lines with 23 stanzas of 11 lines। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, तो आपको लाइंस वगैरह याद रखनी है। Ought to Duty has 57 lines and it was published in 807। तो जितने भी पोएम्स मैं अभी आपको बताते चल रही हूँ ना, इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं हर एक पोएम आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। माइकल की बात करूं तो माइकल विद 482 लाइंस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट वाज पब्लिश्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। तो लिरिकल बैलेड का टोटल जो है 4 एडिशन आया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया हुआ था दैट इज 1798 में, और 1798 में जो एडिशन आया हुआ था उसको मिल करके कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया हुआ था, ठीक है, जिसमें किसी का नाम नहीं मेंशन किया गया था। जो पहला लिरिकल बैलेड आया था किसी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया था, ना वर्ड्सवर्थ का ना ही कॉलरिज का। बाद में इसका सेकेंड एडिशन, ये तो पहला एडिशन आता है, बाद में इसका जो सेकेंड एडिशन आता है वो आता है आपका 1800 में। तो 1800 में टोटल जो आपके 23 पोएम होते हैं, उसमें से 19 जो है आपका वर्ड्सवर्थ का होता है, और जो 4 पोएम होता है वो आपका होता है कॉलरिज का, ठीक है। और इसका जो थर्ड एडिशन है वो आता है आपका लिरिकल बैलेड का जो थर्ड एडिशन आता है वो आता है आपका 1802 में, और इसका फोर्थ एडिशन यानी कि जो लास्ट एडिशन लिरिकल बैलेड का है वो है आपका 1805 में। तो याद रखना है कि लिरिकल बैलेड के टोटल कितने एडिशंस आए और कब कब आए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देखिए माइकल का मैं बता दूं तो माइकल जो है, माइकल पोएम में पूरे टोटल क्या है 482 लाइन्स हैं। is one of the best poem of Wordsworth. It was published in the second edition of lyrical ballad। तो ये lyrical ballad के second edition में पब्लिश हुआ था, यानी कि 1800 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फुल टाइटल ऑफ इमोर्टैलिटी ऑड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइन है, और ये पोएम भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी। द फुल टाइटल ऑफ इमोर्टैलिटी ऑड इज इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो इमोर्टैलिटी ऑड का जो टोटल आपका टाइटल है दैट इज इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। दिस पोएम हैज 204 लाइन्स, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जिसका सेकेंड टाइटल है दैट इज लीच गैदरर। इट हैज 20 स्टेंजास ऑफ 7 लाइंस एंड वाज पब्लिश्ड इन 807। तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में उन्होंने एक बताया कि एक वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान है जो इतना इंडिपेंडेंट है कि मतलब इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो चल भी नहीं सही से पा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए जो है लीचेस को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो उस पर ये पूरी की पूरी पोएम जो है आपकी बेस्ड है। द प्रेजेंट टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वाज गिवन बाय मैरी हचिंसन। देखो द प्रिल्यूड जो है ये आपके वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद पब्लिश होता है, यानी कि 1850 के बाद पब्लिश होता है, और जिसे पब्लिश करने वाली वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन होती हैं, जिनसे उन्होंने शादी की हुई थी 1802 में, ठीक है। 4 अक्टूबर 1802 में मैरी हचिंसन से वर्ड्सवर्थ की शादी हुई थी। होता ये है कि वर्ड्सवर्थ सोचते हैं कि भाई एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी जाए, तो वो जो है एक पोएम लिखते हैं जिसका टाइटल होता है द पोएम टू कॉलरिज। और ये जो है वो सोचते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होगी, लेकिन क्या होता है कि वो उसको कंप्लीट तो कर देते हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं करा पाते हैं। बाद में उनकी वाइफ मैरी हचिंसन जो है उसको द प्रिल्यूड के नाम से पब्लिश करती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ओके, देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द प्रिल्यूड, 1799 वर्जन एंड 2 बुक्स। तो देखो टोटल जो आपका प्रिल्यूड है उसके 14 पार्ट है, और ये 3 वर्जन में पब्लिश हुआ। तो जो 1799 में पब्लिश हुआ उसमें 2 किताबें थी, 2 बुक्स थे। 1805 में इसका फाइनल वर्जन आ जाता है, 1805 में इसका फाइनल क्या होता है, वर्जन आ जाता है। और इसको पब्लिश कराने वाले जिसमें 13 बुक्स होती हैं, 1805 में जो फाइनल बुक आती है उसके 13 पार्ट होते हैं, है ना। तो इसको इस 13 पार्ट को
फर्स्ट टाइम पब्लिश कराने वाले होते हैं अर्नेस्ट डे सालिनकोट, ठीक है। और एक जो ऐड की जाती है वो ऐड कर दी जाती है 1850 के बाद उनकी वाइफ के द्वारा, जिनका नाम मैरी हचिंसन था। तो प्रिल्यूड क्या है? प्रिल्यूड आपका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। पहला इसका टाइटल था द पोएम टू कॉलरिज, बाद में इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने 1850 के बाद इसको पब्लिश किया द प्रिल्यूड के नाम से। और वर्ड्सवर्थ सोचते थे कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होगी, उनकी एपिक पोएम जिसका नाम रेक्यूलियस था, उसका एक अपेंडिक्स की तरह ये जो है काम करेगी। एक प्रीफेस के तौर पर उन्होंने इस पोएम को लिखना स्टार्ट किया। किसको? प्रिल्यूड को, या फिर आप बोल सकते हो द पोएम टू कॉलरिज को, ठीक है। चलिए, द इडियट बॉय इज अ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट हैज 463 लाइन्स एंड वाज पब्लिश्ड इन 1798। तो ये जो आपका इडियट बॉय है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसमें 463 लाइन्स हैं और जिसे पब्लिश किया 1798 में। इट हैज 3 मेजर कैरेक्टर, फैटी बॉय, हर डिसेबल्ड सन जॉनी एंड हर सिक नेबर सुसैन। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं और ये कैरेक्टर आपसे पूछ सकता है। तो फैटी बॉय है, एक उसका पुत्र जिसका नाम जॉनी है और दूसरा उसका एक बीमार नेबर जिसका नाम सुसैन होता है। साइमन ली 1798 में हैज अ सुटेबल कॉल द ओल्ड हर्ट्समैन। साइमन ली जो है ये पोएम है और जो 1798 में पब्लिश हुई, जिसका दूसरा सबटाइटल है आपका द ओल्ड हर्ट्समैन विद एन इंसिडेंट इन विच ही वाज कंसीडर्ड। ये छोड़ो, ये लाइन थोड़ा इस टाइप हो गया है, बस ये आप देखो कि साइमन ली का जो सेकेंड टाइटल है दैट इज द ओल्ड हर्ट्समैन। वी आर सेवन जो है, वी आर सेवन दैट इज ऑल्सो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इसका ये जो है लिरिकल बल्लड के फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुआ था और इसमें टोटल आपकी जो है 69 लाइन्स हैं। Simon Lee is a poem about a herdsman Simon Lee which has 96 line and was published in 12 stanzas of 8 line। तो ये याद रखना आपको जरूरी है और ये भी याद रखना जरूरी है कि साइमन ली जो है आपका वो लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में जो है पब्लिश हुआ। नटिंग की बात करें तो ये भी एक पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है जो है वर्ड्सवर्थ की। इसमें 56 लाइन्स हैं और ये जो पब्लिश हुआ वो 1815 में पब्लिश हुआ। और इसमें है कि वर्ड्सवर्थ अपने बचपन के दिनों के बारे में याद करते हैं जब वो हेजल नट्स को क्या करते थे, चुरा चुरा के खाते थे। द फाउंटेन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और ये कॉन्वर्जेशन है। ये फाउंटेन जो पोएम है आपकी, मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, ये पूरा पूरा कॉन्वर्जेशन है और ये टोटल ये जो है इसमें 72 लाइन्स हैं और ये 1800 में पब्लिश हुआ, 1800 और 1815 के बीच में। दैट हैज 72 ईयर ओल्ड फ्रेंड, मतलब ये इनका एक दोस्त होता है 72 ईयर ओल्ड का और ये खुद अपने दोस्त से कॉन्वर्जेशन करते हैं नेचर के बारे में, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो किताबों में पूरा पूरा फंसा रहता है। तो वर्ड्सवर्थ उनको समझाते हैं कि किताबों में कुछ नहीं है, दुनिया तो हमारे नेचर में है, तो उसको एक्सप्लोर करना हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का एक वीडियो रहा शॉर्ट वर्ड्सवर्थ के बारे में। भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के, वो हम सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। हर एक पोएम को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आप हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।